हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो जैसा कि आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रस्तावना की जो आलोचना है, इसके जो महत्व है, ठीक है, उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं इनको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने लेक्चर 3, लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में संविधान और पॉलिटी में अंतर देखा था। फिर हम सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य, ये सब हमने यहाँ पे समझ लिया है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ जाके जो आपके छूटे हुए लेक्चर हैं आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो प्रीवियस ईयर में पीटी में पूछे गए हैं, ठीक है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विचार की स्वतंत्रता, ये तो आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता आपको नहीं होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो पूछा गया तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन इसमें से नहीं होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। 2020 में फिर प्रस्तावना से क्वेश्चन आए हैं, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। यहाँ तीन ऑप्शन दिए हैं, उद्देश्य का, राजनीतिक, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य। तो ये तीनों ही आ जाएंगे यहाँ पे, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2020 में 60 नंबर क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। दूसरा ऑप्शन दिया है, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। तीसरा दिया गया है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर डी माना गया है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जहाँ पे हमें प्रस्तावना की आलोचना देखनी है, महत्व देखना है और इससे संबंधित मुद्दे देखने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आलोचना पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि प्रस्तावना जो है, एक तो क्या है, दंत विहीन व्याघ्र बोला जाता है, कहीं कहीं क्या बोला जाता है, दंत विहीन व्याघ्र। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रस्तावना को क्या माना गया है कि अप्रवर्तनीय है, ठीक है। क्या है ये, अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय से तात्पर्य क्या होता है, जिसे लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये लागू नहीं होती है। यानी कि इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हो कि प्रस्तावना के उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया है तो आप कोर्ट जाओ, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। इसलिए इसे दंत विहीन व्याघ्र की संज्ञा दी गई है। इसे बोलते हैं टीथलेस टाइगर। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि व्याघ्र जो है वो आदर्श के रूप में होता है ना, तो आदर्श होने के कारण से व्याघ्र प्रस्तावना कहा गया कि ये आदर्श की भांति कार्य करती है, ठीक है। तो इसे दंतविहीन व्याघ्र यानी आलोचना के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दंतविहीन व्याघ्र हमने देख लिया है। अगला दिया गया है मौलिकता का अभाव है। तो आपने देखा होगा कि प्रस्तावना में आपने कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रस्तावना कहाँ से ली गई, कल मैंने वीडियो में बताया था। तो ये ली गई है कहाँ से, अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो यहाँ मौलिकता की प्रश्न उठता है कि ये खुद का नहीं है ना, दूसरे से उधार लिया गया है, तो ये इसमें मौलिकता का प्रश्न उठ जाता है। दूसरी चीज़ होती है, तीसरा क्या है, शब्दों की अस्पष्टता। यानी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी अस्पष्टता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, उनको इतना डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो ये इतना इस हो जाता है थोड़ा। तो हम आलोचना को लेकर यहाँ पे 3 पॉइंट का भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो यहाँ पे ये अपरिवर्तनीय है, ठीक है, मौलिकता का अभाव है, और तीसरा शब्दों की अस्पष्टता, कुछ शब्दों की अस्पष्टता है इसमें, ठीक है। तो ये तो होगा इनके आलोचना के तर्क। अब हम इसके अपने पक्ष में बात करेंगे कि हमारा मत क्या होना चाहिए। हमारा मत ये होगा इसमें कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसके अधिकांश आदर्श हैं वो व्यवहार में परिवर्तनीय बना दिए गए हैं। जैसे हम बात करें स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता क्या है, मौलिक अधिकार में आपको वर्णित मिल जाएगा, तो उसको परिवर्तनीय कर दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो भी मौलिक अधिकार में दिया है, तो परिवर्तनीय हो गया है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं संसद के कानून के द्वारा, ठीक, इन चीज़ों को लागू कर दिया जाता है, न्यायालय के निर्णयों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं प्रस्तावना की जो मूल भावना है वो तो परिवर्तनीय हो जाती है, ठीक है। और वही बात होती है कि प्रस्तावना परिवर्तनीय के लिए अगर हम डायरेक्ट केस नहीं कर सकते हैं तो जो मौलिक अधिकार है उनके नाम से तो केस हो ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको
इनके तर्क में भी बात कर सकते हो और जो विपक्ष है इसमें भी बात कर सकते हो। ठीक है, विपक्ष में क्या तर्क देना है और पक्ष में क्या तर्क देना है, दोनों तर्क आप यहाँ पे दे सकते हो। चलिए, तो ये तो रही मेरी आलोचना। इससे अगर पीटी में या मेंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं महत्व के बारे में। तो महत्व बोला गया है यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है राजनीतिक जन्मपत्री। एक पॉइंट हम अगर हम अलग अलग करें से राजनीतिक और जन्मपत्री, तो ये जो शब्द बोला है वो किसने बोला है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो ये बोला है के.एम. मुंशी। जो के.एम. मुंशी जी हैं वो संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये शब्द दिया था कि जो प्रस्तावना है भारत की क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री है। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब भी करके दिखाया कैसे। जो प्रस्तावना है ये क्या बताती है, सत्ता का स्वरूप बताती है। ठीक है, सत्ता का स्रोत बताती है और सत्ता का उद्देश्य बताती है, इसलिए इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया। अब जन्मपत्री यानी कि जन्मपत्री क्या होता है, आपके भविष्य के बारे में जानकारी, यानी कि देश के भविष्य के बारे में जानकारी देती है, इसलिए राजनीतिक जन्मपत्री कह दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका महत्व क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री के रूप में कार्य करती है। के मुंशी द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला जो कथन है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी, तो ये किसने कहा है, ये कहा है गजेंद्र गडकर जी ने। ठीक है, गजेंद्र गडकर, तो ये कथन इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि यद्यपि भी प्रस्तावना से शासन करने की कोई प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। ठीक है, इस रूप में प्रस्तावना संविधान की व्याख्या या निर्वचन में सहायता करती है, इसलिए इन्होंने से जो संविधान निर्माता है उसके मस्तिष्क कुंजी कहा गया है। ठीक है, और जैसे आप देखते हो कि संविधान में कभी भी किसी भी प्रावधान को लेकर कोई गतिरोध होता है तो भी हम इसको जैसे व्याख्या के रूप में या फिर निर्वचन के रूप में इसको हम ले लेते हैं अपना। ठीक है, प्रस्तावना को। आगे बात कही गई है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। किन्होंने, ठाकुर दास भार्गव। चलिए, हाँ, ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है कि संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना संविधान और उसकी संस्थाएं महत्वहीन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बता दी है। आपके लिए एक सवाल यहाँ पे आता है कि आर्टिकल 32 इसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। आपको ये बताना है कि ये किसने कहा था, ये कथन किसका है, आर्टिकल 32 के लिए संविधान की आत्मा किससे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे संविधान की आत्मा जो ठाकुरदास भार्गव जी हैं इन्होंने प्रस्तावना को बताया है। अगला जो कथन है संविधान का दर्शन, तो प्रस्तावना में क्या पाया जाता है, संविधान का दर्शन, जैसे कि हमने ऊपर ही लेक्चर में देख लिया था। अगला दिया गया है कि प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वाधीनता आंदोलन की आदर्शों की झलक मिलती है, जितने भी स्वाधीनता आंदोलन हुए थे उनके जो आदर्श हैं उनकी झलक हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमने ऊपर डिस्कस कर ली थी, जैसे कि आप गांधी जी के आदर्श देख सकते हो, भगत सिंह जी के आदर्श देख सकते हो, तो इस प्रकार के कुछ आदर्श आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इसका महत्व रहा। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए मुद्दों के। सबसे पहले बात आती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, ये बात उभर के आती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, एक केस हुआ था 1960 में। कौन सा केस हुआ था, बेरूबाड़ी विवाद। ठीक, जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया था, इसे बेरूबाड़ी केस बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भूभाग है यानी बांग्लादेश से लगा हुआ जो भारतीय भूभाग है उसको लेकर केस गया था। तो वहाँ पे बोला गया था कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि आर्टिकल 368 के तहत हो रहा था, फिर भी कहा गया था कि संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक, फिर केशवानंद भारती विवाद आया 1973 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कि मूल ढांचे में संशोधन किए बगैर आप कोई भी संशोधन कर सकते हो, बस मूल ढांचे से प्रभावित नहीं हो। ठीक है, तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया है। फिर आगे केस हुआ था एक मिनर्वा मिल्स। ठीक, मिनर्वा मिल्स में भी मूल ढांचे को ही
बरकरार रखा, और आगे फिर LIC केस भी हुआ था, उसमें भी मूल ढांचे को ही बरकरार रखा है। ठीक है, तो अभी बात क्या हुई है, अगर हम करंट में बात करें तो संविधान में जो संशोधन हो सकता है, ठीक है, प्रस्तावना उसका अंग है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सामने निकल के आती हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि संविधान का अंग है प्रस्तावना, और अगर हाँ ये भी देखा जाता है कि प्रस्तावना में अगर कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बात की गई है कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, मूल ढांचा बरकरार रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं ना, यहाँ पर हमने देख लिया कि संशोधनीय है ये, ठीक है, और अंग भी है। अब हम बात करते हैं कितने संशोधन हुए हैं, तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही संशोधन हुआ है। ठीक है, पहली बार संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 42 अमेंडमेंट हुआ था, कब, ये हुआ था 1976 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द और जोड़ा गया था, अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, या मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे UPSC, और शायद प्रीवियस ईयर में पूछे भी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द ये जोड़े गए थे। कभी घुमा के दे देगा, हो सकता है इसके अलावा एक दो शब्द, मतलब इनमें से कोई एक शब्द दे दे और 3 शब्द अलग दे दे और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है या इनमें से कौन से नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो ये तो रहा हमारा संबंधित मुद्दे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े कुछ मेंस के क्वेश्चन की, कैसे कैसे मेंस के क्वेश्चन आते हैं जो प्रस्तावना से संबंधित रहेंगे। ठीक है, उनको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि भूमंडलीकरण के दौर में क्या प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है। किसका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श जो है अप्रासंगिक हो गया है, चर्चा कीजिए। चलिए, तो इसको हम देखते हैं कि इसमें आप क्या क्या पॉइंट ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो है कि क्यों हो गया है, ठीक है, क्यों, और उसमें फिर हम अगला हमारा मत दे देंगे कि हमारा मत क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले पक्ष की बात करते हैं कि क्यों अप्रासंगिक है। ठीक है, तो भूमंडलीकरण के दौर में कुछ मुद्दे जैसे कि आतंकवाद है, पर्यावरण है, परमाणु है ना, परमाणु अस्त्र जो होते हैं आदि वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे हैं, जिन पर क्या है कोई देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है, इसलिए अप्रासंगिक हो गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि विश्व व्यापार संगठन है, IMF है, विश्व बैंक है, ऐसी संस्थाएं हैं विश्व स्तर पर, इनमें क्या है अगर कोई सदस्य देश होता है तो उनकी आर्थिक नीति को भी प्रभावित करती हैं, तो भी ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की भावना को नहीं रख पाता। तो ये चीज़ें रही कि क्यों अप्रासंगिक हो गया। अब हम बात करते हैं, अपना मत देंगे। ठीक है, तो क्या हम पॉइंट लिख सकते हैं उसमें कि आज भी अधिकांश मामलों में भारत क्या है, स्वतंत्र निर्णय लेता है। ठीक है, जैसा कि आपको देखने मिला होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि WTO है, IMF हुई, वर्ल्ड बैंक हुई, इन संस्थाओं को भारत ने स्वेच्छा से अपनाया है, ज़बरदस्ती किसी ने थोपा नहीं गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे संप्रभुता दी गई है, यहाँ पे संप्रभुता का हनन नहीं माना जाएगा क्योंकि हमने स्वेच्छा से अपनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पक्ष में भी तर्क कर सकते हैं और विपक्ष में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको 150 वर्ष में भी लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ी सी भूमिका बना के लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे कि आज ही भारत अपनी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की भावना को आगे लेकर चल रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत किस सीमा तक पंथ निरपेक्ष देश है। ठीक, तो हम इस उत्तर की शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर भारत को एक क्या है जो पंथ निरपेक्ष देश माना जा सकता है। कैसे, तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और क्या है कि राज्य से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं कि भारत में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि क्या है कि धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव को मना ही करता है। ठीक है, जैसे कि अपने ट्रिपल तलाक वाला केस है। वहीं हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अगर इसमें चौथा पॉइंट की बात करें तो भारत में संविधान के अनुसार शासन होता है और किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष वाली बात की। अब हम बात करते हैं कि
भारतीय राजनीति में धर्म की कैसे भूमिका रह जाती है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं चुनाव में भूमिका। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उन्हें धर्म के आधार पे या फिर जाति के आधार पे यहाँ पे सीट दी जाती है, ठीक है। और जो जब वो चुन के आ जाते हैं तो उन्हें जो मंत्री का पद मिलेगा वो भी जाति आधारित धर्म आधारित दे दिया जाएगा। वहीं हम देखते हैं कहीं कहीं पर चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दों को भी उठाया जाता है ना। इससे क्या होता है कि जो मतदान व्यवहार है वो भी धर्म से प्रेरित हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ सामने आती हैं। वहाँ भी आप ये भी देख सकते हैं कहीं कहीं पर सरकारें क्या करती हैं, कुछ ऐसी नीतियाँ बनाती है जो धर्म से प्रेरित प्रेरित हो ना, या धर्म को प्रभावित करने वाली हों। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता में कैसे कैसे एक पक्ष में भी हमने बता दिया था कि नहीं, पर भारत की सीमा तक पंथ निरपेक्ष है। और यहाँ पे थोड़ा पंथ निरपेक्ष वाला जो है कि धर्म से प्रेरित कैसे चीज़ें हो जाती हैं, हमने लास्ट में ये तरकीब दे दिया है और एक छोटा सा निष्कर्ष देके इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को संसदीय प्रणाली छोड़कर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए। क्या भारत के लिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था को बेहतर माना जा सकता है? चर्चा कीजिए। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली, इसकी चर्चा हम लोगों ने ऊपर कर ही ली थी, इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे थोड़े से पॉइंट आपको बता दूंगा, उसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों अपना लेनी चाहिए और हमारा मत क्या होना चाहिए, क्यों नहीं अपनाना चाहिए। तो हम क्यों अपनाने वाले पे बात करते हैं, ठीक है, कि क्यों। तो देखिए आपने देखा होगा कि 90 के दशक में, है ना, 1990, यहाँ पे क्या हुआ था कि गठबंधन की राजनीति आई, जिसमें क्या होता है कि राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि हमें बार बार चुनाव करवाना पड़ता है, सरकारें गिरती हैं, ये समस्या बनी रहती है। और ऐसी समस्याएं बार बार नहीं दोहराएं, चुनाव में कोई बाधा ना हो, योग्य मंत्री परिषद रहे, इसलिए हमें अपना लेनी चाहिए। एक तत्व एक पक्ष तो ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि 2014 के बाद सरकार का परिवर्तन हुआ थोड़ा, ठीक है। वहाँ से कुछ तीव्र विकास वाली चीज़ें सामने आई, भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है, कहीं कहीं पर अभी योग्य नेता भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है कि स्थायी कार्यकाल रहेगा तो सरकारें अच्छे से काम कर लेती हैं, योग्य मंत्री परिषद आ जाती है, इसीलिए हमें अपना लेनी चाहिए, ठीक है। ये इशू आ जाता है। तो ये तो हो गया कि क्यों अपना लेनी चाहिए अध्यक्षता प्रणाली, तो ये हमने बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने तरफ से क्या अपने तर्क दे सकते हैं कि क्यों नहीं अपनाना चाहिए और संसदीय प्रणाली क्यों बेहतर है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि भारत जैसे देश में जहाँ बड़े पैमाने पर अशिक्षा है, गरीबी है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है और क्षेत्रवादी पाया जाता है, ऐसी स्थिति बन सकती है कि कोई कट्टर और असहिष्णु व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए, वह देश के लोकतंत्र को नष्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए हमें संसदीय प्रणाली को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय लोकतंत्र को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है, अतः संसदीय लोकतंत्र को हटाने में तकनीकी समस्या आएंगी, ठीक है। एक चीज़ ये भी हो जाती है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि हमें अपना तर्क क्या देना है और अध्यक्षता प्रणाली का तर्क, उसके मतलब विपक्ष में क्या तर्क देना है और हमें पक्ष में क्या तर्क देना है, ये दोनों पॉइंट आप डाल सकते हो और इससे अपना जो आंसर है बेहतर के निष्कर्ष निकाल के इसमें आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े सभी विशेषणों पर चर्चा कीजिए। तो हमने गणराज्य के बारे में अच्छे से समझ लिया था पिछले लेक्चर में, ना, पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा ये, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे हमने ये भी देखा था गणराज्य कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए, लोकतंत्र और गणराज्य में क्या डिफरेंस होता है, प्रजातंत्र लोकतंत्र से कैसे भिन्न है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आपको लेक्चर ये 3rd में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी जो पिछला इससे लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ के इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए, खुद नोट्स बनाइए, कैसे आप नोट्स डाल सकते हो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि उद्देश्य का यानी जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं में शब्द गणराज्य से जुड़े सभी विशेषणों, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर प्रजातांत्रिक गणराज्य, जैसा भी गणराज्य है, जितने भी विशेषण जोड़े जा सकते हैं उस पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। ये भी आप 150 वर्ड में क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे इससे संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। ये कुछ मेंस के क्वेश्चन रहे हैं और हमने पीटी क्वेश्चन भी देख लिए हैं, मतलब 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, 2017 में पूछा गया था, ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया है। तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रहती है। ये तो वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, नहीं कि कहीं आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कभी इसकी कोई भावना को लेकर या फिर किसी मुद्दे को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो मूल अधिकार और प्रस्तावना को लेकर एक दूसरे को रिलेट करते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप ज़रूर इससे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हमने लेक्चर 2 में भी, लेक्चर 3 में भी अच्छे से रिवीजन किया था, और इसमें भी हम देख ले रहे हैं थोड़ा, ठीक है, कि प्रस्ताव इसमें क्या करना है आपको, प्रस्तावना की आलोचना है, महत्व है और इससे जुड़े हुए मुद्दे, ये 3 चीज़ अच्छे से पढ़ लेनी है। इसी से मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। बाकी चीज़ें रही हैं उनसे पीटीए क्वेश्चन बन सकता है, कुछ चीज़ें हो सकता है मेंस के क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया है कि क्वेश्चन कैसा मेंस का आया है गणराज्य वाला, इसको आपको खुद ही सॉल्व करके देखना है अपने स्तर पे कि कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, और अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर हमारा 5 होगा, उसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा कि मोस्टली मौलिक अधिकार हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लें, ताकि थोड़ा सिलेबस को थोड़ा स्पीड ले लें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है पीटी में, ठीक है। एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।